हाय गाइस, वेलकम टू क्रिक व्यू। और कहते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश सरजमीन हिंदुस्तान जहां पर प्रतिभाएं खोजी नहीं जाती, जन्म लेती हैं। तो ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा के खिलाड़ी से मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम राइट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन आर्यन जोयाल। थैंक यू। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल आर्यन। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप यू आर बताइए। स्टिल लुकिंग वेरी फिट एंड फाइन। वेल आर्यन, आपके बारे में काफ़ी सारी बातें हुई और एक ऐसी प्रतिभा का निखार हम देखा एलबी शास्त्री एकेडमी से, और बाद में पता चला कि आपने कितने स्ट्रगल करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले जो यंगस्टर आपको देख रहे हैं, जो क्रिकेट देख के सीख रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मोटिवेशनल क्रिकेट कोचिंग के तहत एक चैरिटी शो है जो हमारे जो डायरेक्टर हैं सर रोहित जी, जिन्होंने इन बच्चों के बारे में सोचा, उनके लिए किस तरीके से मददगार ये वीडियोज़ हो सकते हैं, उसके तहत आज आपकी बारी है कि आज आप उनको कैसे मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल। तो आर्यन, पहले ये बताएं कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, आपने कितना स्ट्रगल किया, फिर यहाँ तक सही प्लेटफॉर्म मिला। मेरी क्रिकेट की जर्नी काफ़ी पहले शुरू होती है। मैं 2007 में हल्द्वानी से हूँ मैं एक्चुअली। तो हल्द्वानी से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया जब मैं 7 साल का था। तो वहाँ पे मेरे पहले कोच थे दान सिंह कन्याल सर। तो हल्द्वानी स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। और एज अ मतलब जब भी आप शुरू करते हैं तो आपकी हर एक चीज़ का लेवल होता है। तो एक्चुअली जैसे मैंने शुरू किया, पहले टेनिस बॉल से मेरे को सिखाया गया। और मेरे को ऐसा याद है कि पहले 2 महीने शायद मुझे बॉल को हाथ नहीं लगाने दिया गया था, क्योंकि उस समय आपको सिर्फ शैडो प्रैक्टिस करनी होती थी, जिससे कि आपके बेसिक्स सही आएँ और आपको पता चले, क्योंकि विजुअलाइजेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खेलना इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर वैसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ा, मैं लेदर बॉल से खेलना शुरू किया। और मैं जैसे कि बहुत अच्छा खेलता था अपनी एज में, तो फिर वहाँ से मेरे सर ने मुझे कहा कि अब आप देहरादून जाओ। देहरादून में मैं अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में गया। वहाँ मुझे मेरा जो लाइफ का टाइम था वो चेंज हुआ जब मैं अपने कोच रवि नेगी से मिला। तो 2011 से 2014 तक मैं वहाँ पे था। 11 से 14-15 साल की एज ऐसी होती है कि उस टाइम पे आपका बेस बनता है। और बेस ही बनना बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उस टाइम पे आप चीज़ें को अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करते हो। आपको पता लगता है कि चीज़ें कैसे होती हैं एक्चुअली में, क्योंकि छोटे में तो आपको इतना वो नहीं रहता, आप एंजॉय करने के लिए ज़्यादा खेलते हो, क्योंकि हर कोई क्रिकेट इसलिए खेलता है क्योंकि वो अच्छा लगता है बचपन में, क्योंकि ये इसमें नेचर समझ में आने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होता है कि तब तक आपको ये नहीं पता होता कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये फेम मिलेगा, ये होगा, नेम होगा। तब हम लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलते हैं। तो जब मैं वहाँ पे आया तो फिर मुझे टेक्निकली में ज़्यादा साउंड हुआ। उन्होंने मुझे एक बिल्कुल सही, जिससे मैं कहूँगा सही तरीके से मुझे गाइड किया। और उसके बाद उन्होंने ही मुझे कहा कि अब तुझे मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जब मैं 14-15 साल का था, और अब लेवल आगे बढ़ाना है। तब मैं आया एलबी शास्त्री क्रिकेट क्लब संजय सर के पास, जिन्होंने मेरे को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सिखाया कि आपको पता सब है, पर आपको उन्हें कैसे सही जगह और सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपको नॉलेज है, पर अगर उसके बाद आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो उसका यूज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके मैं जब मैचेस वगैरह खेला तो मैं एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर बन चुका था। अटैकिंग नेचर, और एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आया मेरी बैटिंग में और मेरे विकेट कीपिंग में यहाँ पे आके। तो जब आप देहरादून में थे तो संजय सर के बारे में आपको कैसे मालूम चला, और फिर जब संजय सर ने आपको देखा कि एक एज ए जो पर्सनालिटी आप वहाँ आए हैं, तो उनको कब ये महसूस हुआ कि आपके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा छुपी है, फिर उन्होंने वहाँ से निखारना? नहीं, जब मैं यहाँ पे आया तो मैं अंडर 14 स्टेट खेल रहा था यूपी के लिए। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा ट्रायल हुआ था, तब हम लोग भारत नगर में थे एकेडमी। तो वहीं पे जब सर ने देखा था, पापा भी थे साथ में, तो सर ने बोला कि नहीं, इसको मैं अपने पास यहाँ पे रखूँगा और ये अच्छा प्लेयर है और मैं इसको यहीं रखूँगा। तो सर क्योंकि अंदर रखते नहीं थे हॉस्टल में ज़्यादा बच्चों को, तो मेरे लिए वो भी काफ़ी बड़ी चीज़ थी कि मुझे सर ने आते ही पहले सीधा ही हॉस्टल में कि ये लड़का यहीं रहेगा हॉस्टल में। और इस एज अ क्रिकेटर आपको क्या चाहिए कि अगर आप ग्राउंड से 3 स्टेप की दूरी पे रह रहे हो, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आप सुबह शाम रात, लाइट्स भी थी, सब कुछ आप जहाँ प्रैक्टिस करना चाहो आप कर सकते हो। विनू मांकड़ ट्रॉफी के पहले एक फेज़ आया था ऐसा कि जहाँ पर डिमोरलाइजेशन कुछ दिखी, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अचानक आप लैग कर गए वहाँ से। तो यंगस्टर्स जब उस एज में आते हैं तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, और बहुत लंबे समय तक अगर नाकामयाबी का दौर चले तो फिर निखराव नहीं बिखराव दिखता है। तो उस समय के दौरान आपने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, और संजय सर से आपको कितनी हेल्प मिली कि आप उस नकारात्मकता के दौर से बाहर आएँ? नहीं, बिल्कुल, उस टाइम पे अंडर 14 में जो मेरा हुआ था, एक ख़राब सीज़न गया था मेरा। उसके बाद मैंने कम बैक किया अंडर 16 में, और अंडर 16 में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। यूपी के लिए मैंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, सेंट्रल जोन के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, सेंट्रल जोन के लिए कैप्टनसी भी करी मैंने, और चैम्पियन भी हुए थे हम लोग।
तो उसके बाद जब मेरा एनसीए में सिलेक्शन हुआ, तो जब आपका एक नेशनल कैंप में सिलेक्शन होता है, आपको काफ़ी एक प्राउड चीज़ होती है वो कि आप अंडर 16 में टॉप 25 बच्चे में आप आए और बीसीसीआई ने आपकी जो भी परफॉर्मेंस थी उसको एक स्टेज दिया। उसके बाद जब मैं स्टेट की टीम में आया, तो ऑब्वियसली जब आप नेशनल कैंप करके आते हैं तो आपको होता है कि यार आपकी स्टेट की टीम तो आपको लेगी ही लेगी, क्योंकि आप नेशनल कैंप करके आए हैं। तो मुझे अंडर 19 टीम से ड्रॉप कर दिया, मतलब मैं टीम में भी नहीं था। एक अच्छे सीज़न के बाद 2015-16 का सीज़न अच्छा गया था, उसके बाद 16-17 में मैं कोई स्टेट क्रिकेट नहीं खेला। मतलब एक जो आपका नाम चलता है वो एकदम से गायब हो जाता है, तो फिर आपको फिर से वो बेस बनाना पड़ता है स्टेट क्रिकेट में। तो जब मेरा इसीलिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वहाँ पे मैं निराश भी रहा। 10-20 दिन मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने तो अच्छा किया है पर मुझे उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो सर ने मुझे उस टाइम पे यही बताया कि अगर हम कल के टूर्नामेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं या कल की चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका रिजल्ट आपको कल ही दिख जाए। वो चीज़ सब ऐड ऑन होती है और उसका रिजल्ट आपको मिलता ही है। अगर आपकी जो प्रैक्टिस है, जो मेहनत है, अगर आपकी वो अच्छी है, तो अगर वो आपकी दिल से है, तो वो चीज़ मिलती ही मिलती है आपको, उसका फल आपको मिलता ही मिलता है। तो वही चीज़ थी। और उसके बाद जब मैं आया वहाँ से, और जब मैं सर के पास वापस आया, तो मैंने वही अपना हार्ड वर्क उसको छोड़ा नहीं जो मैं पहले करता था, उसी को मैंने 1 साल और अच्छे से मेहनत करी, और फिर उसके बाद रिजल्ट आया। तो आंकड़ों में हम देख सकते हैं कि ये घायल शेर था, लेकिन जो फिर आपने पलटवार किया वो आंकड़ों में मैं एक बार बयां कर देता हूं कि 401 रन 5 मैचेस में। ये तो पूरी श्रृंखला उसमें भी नहीं बनाने बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो तपश जो आप झेल रहे थे, वो आग बल्ले के थ्रू आपने दिखाई। वो था कि मुझे काफ़ी टाइम से एक मौका नहीं मिला था, और अगर मैं शायद वहाँ पे अच्छा ना करता तो हो सकता है मुझे फिर कभी मौका ना मिलता। पर वो चीज़ अच्छी थी कि वहाँ पे भगवान ने, सर ने, सब लोगों ने मेरा साथ दिया, और उसके बाद मैं वहाँ पे इंडिया में टॉप रन स्कोरर बना था। वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी, और वही टर्निंग पॉइंट था कि मैंने अपने आप को अनाउंस किया कि बीसीसीआई में या कहीं भी, जब मैं टॉप रन स्कोरर बना। और उसी के बाद, क्योंकि मेरा पहला साल था वो अंडर 19 का, और उसी साल वर्ल्ड कप भी था, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी कि वो एक लाइनअप होता रहा, और जो भी आगे रिजल्ट। बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये एक सीख है यंगस्टर्स के लिए कि हताश ना हो, और जब भी ऐसे दौर आए तो उस समय पेशेंस बनाकर रखें, मानसिकता को बहुत पॉजिटिव रखें, और उचित समय का वेट करें और अपने काम पर फोकस करें। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि क्रिकेट जो है वो एक दिन का खेल नहीं है, वो 100 दिन का खेल है। एक दिन आपकी तरफ होगा, एक दिन नहीं होगा। तो वही चीज़ है, आपको अपना रूटीन नहीं छोड़ना, प्रोसेस नहीं छोड़नी। अगर आप प्रोसेस पे चलते हैं तो रिजल्ट्स आपकी तरफ बिल्कुल आएंगे। डेफिनेटली। नाउ अब बात करते हैं आपके डेब्यू मैच का, जो आपने खेला था न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में, वो भी साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। हालांकि वो एक प्रैक्टिस मैच था, वार्म अप मैच था। उसमें आपने 90 के करीब रन बनाए थे न्यूजीलैंड में, और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के विरुद्ध आप खेले, उसका अनुभव शेयर करें। वो मेरा पहला मैच था इंडिया के लिए, और उसमें काफ़ी मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि जब आप शोकेस करते हो खुद को, तो एक बड़ा स्टेज था। वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप गेम्स थे, तो हमारे 50 रन पे उसमें 3 आउट थे, और उसके बाद फिर मैंने सेकंड डाउन में बैटिंग करने गया था, और वहाँ पे एक इनिंग को संभालने की ज़रूरत थी, क्योंकि विकेट उस दिन थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा गीला डैम विकेट था, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्विंगिंग होता है, और न्यूजीलैंड में तो कंडीशंस आपको पता ही हैं कि थोड़ी सी स्विंगिंग रहती हैं, बॉलर्स के फेवरेबल रहती हैं। तो वही एक जो दौर आता है वो निकाला, और उसके बाद जो हमने रन बनाए, मेरे ख्याल से 300 के ऑड हमने रन बना दिए थे। उसके बाद मैंने और हिमांशु राणा ने मेरा साथ दिया था, 180 की अराउंड हमारी पार्टनरशिप हुई थी। तो वो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद राहुल सर ने मतलब जो तारीफ़ करी थी, या जो उन्होंने मुझे बैक किया था, उससे भी काफ़ी मुझे प्रोत्साहन मिला। राहुल द्रविड़ की आप बात कर रहे हैं, जब अंडर 19 में आप उनके साथ रहे, तो वैसे भी बहुत काम दिखते हैं, और उनका फोकस शुरू से ही जब भी वो खेले हैं वो जो काम पर ही रहा है, और उनके आंकड़ों में नज़र भी आता है। तो जब आप उनके सामने पहुंचे कि ये इतनी बड़ी शख्सियत हैं, इंडिया के लिए लंबे समय तक खेले हैं, और उनके साथ अगर आप रहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो उनके साथ पहला आपका इंटरेक्शन कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल, वो पहली बार मैं उनसे मिला था, चैलेंजर ट्रॉफी का हमारा मैच था, जो वर्ल्ड कप सिलेक्शन ट्रॉफी होती है। तो उसमें वो मतलब मैंने बड़े प्लेयर्स को देखा है, जो भी होता है वो कभी खुद से आपको आके इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, आप उनके पास जाके इंट्रोडक्शन लेंगे या इंट्रोड्यूस करेंगे। पर वो हम सारे प्लेयर्स के पास आए, उन्होंने सबको हाथ मिलाया और सबसे बातचीत करी, उन्होंने पता था उनको कि मैं आर्यन हूँ, उस टाइप से उन्होंने मुझसे जो भी इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, और वहीं पे आपको दिखता है कि कितना डाउन टू अर्थ और पेशेंट आदमी हैं। उसके बाद उनके साथ वो 1.5-2 महीने का टाइम जो था वर्ल्ड कप से पहले का प्रिपरेटरी कैंप, और न्यूजीलैंड में जो भी टाइम था, वो काफ़ी एक वैल्यूएबल होता है आपके लिए, कि जब भी आप उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। मैंने काफ़ी चीज़ों पे उनसे बात हुई कि क्या, तो उनका मेन यही रहता था कि आपकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रोसेस आपकी अच्छी है, और जो चीज़ आपके सामने अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर आज इस मैच में नहीं आया तो नेक्स्ट मैच में आएगा, क्योंकि आपकी प्रोसेस अच्छी है।
अगर आपका काम अच्छा है तो रिजल्ट आपके पास आएगा ही आएगा। Exactly. और दूसरी चीज़ वो जितने डाउन टू अर्थ है कि जैसे अगर टीम कहीं जा रही है तो टीम किटबैक्स वो हेल्प करते थे उसमें। हाँ, हाँ really? बिल्कुल, मतलब उनको ये नहीं था कि वो नहीं नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, ये सब चीज़ें उनसे बड़ी महान बात कि किटबैक हमारे साथ ही उठा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं, बॉल्स कलेक्ट कर रहे हैं, थ्रो डाउन्स कर रहे हैं। मेरे को उन्होंने थ्रो डाउन्स कराया कि अगर जैसे कुछ मैच में ड्रॉप था तो उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराई खुद से, तो वो काफ़ी चीज़ें थी। मुझसे बात करी कि क्या इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे और अच्छा बनना है, इस टाइप से जो चीज़ें हैं। अच्छा, COLC नायडू, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताएं कि ये जो LB शास्त्री एकेडमी में आपका समय रहा है और सर संजय भारद्वाज जी का जो ऑब्जर्वेशन रहा है, तो कितना हेल्प करता है उनका एज ए गुरु, एज ए स्टूडेंट्स पर अपना हाथ रखना कि ये इस तरीके से आप खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आपने क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स यहाँ पर महसूस किए? बिल्कुल, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब ये वाला 17-18 का सीज़न जब शुरू हो रहा था तो अगस्त में उन्होंने मुझसे कह दिया था कि आर्यन, तेरी मेहनत को देख के और जो भी तूने इस साल पूरे 7-8 महीने जो तूने काम किया है, इसको देख के मैं तुझे अभी से बता देता हूँ कि तू इस साल 1000 रन से ऊपर बनाएगा। और जब मेरा वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हुआ जनवरी में, जब हम लोग जा रहे थे दिसंबर 27 से, उससे मुंबई की फ़्लाइट थी, वहाँ से पहले जब मैं सर के घर आया तो मैंने सर को ये बात बोली, मैंने कहा सर आपने कहा था कि मैं अगस्त में कह दिया था आपने कि मैं तू इस सीज़न 1000 रन से ऊपर बनाएगा, और अभी मैं 1070 रन बना चुका हूँ और मेरा वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन हो चुका है। तो इससे ज़्यादा जो उनका जो ऑब्जर्वेशन का तरीका है, या जो भी अगर वो कहें कि ये प्लेयर अच्छा है, तो इससे बड़ी बात अब क्या हो सकती है। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तू ये करेगा, और वो मैंने किया। तो यही एक बड़ा बना था कि बड़े गुरु की आपको एक ये झलक है कि उन्होंने पहले ही आपको बता सकते हैं कि ये प्लेयर अच्छा है, ये लंबी रेस का घोड़ा है या ये नहीं है। एक अच्छा गुरु, और मैं तो काफ़ी मतलब एक बहुत लकी इंसान हूँ कि मेरी लाइफ में 2 गुरु हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, रवि नेगी सर और संजय भारद्वाज सर। तो मेरे को तो कहीं भी कोई चिंता की विषय है नहीं मेरे पास। रन की बात चल रही है और 1000 से ऊपर रन, आपने ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल सही ठहराया और उससे भी 4 कदम आगे ही बढ़ गए। CK नायडू में आपने जो परफॉर्म दिखाई थी उसमें अंडर 23 के लिए वो मैचेस थे और उसमें आपने 9 मैचेस खेले, 450 रन आपने बनाए, 50 रन की एवरेज मानी जा सकती है। और उसमें आपने 2 शतक जड़े थे मुंबई और त्रिपुरा के विरुद्ध, और उसमें आपने एक 50 भी मारे थे, लगभग शतक ही था। 93 पे आपने वो पंजाब के खिलाफ वो इनिंग्स खेला था। तो ये नॉक आप कैसे देखना चाहेंगे? इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट नॉक मेरे लिए जो था वो एक मुंबई का नॉक और पंजाब का नॉक था, क्योंकि दोनों बड़ी टीम्स हैं। और मुंबई का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि हमें अगर टैली में ऊपर रहना था तो उनको हराना बहुत ज़रूरी था। और वो मेरा कमबैक मैच भी था, एक मैच में ड्रॉप हो गया था क्योंकि अंडर 23 में रूल है कि 3 ही रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स खेल सकते हैं, तो किसी और को कुछ स्पिनर्स ट्रैक की वजह से टीम में कुछ चेंज किया गया था। तो उसके बाद जब मेरे को उस मैच में वापस आया तो ये था कि मुझे अपनी प्लेस को जो है फिर से सीमेंट करना है। तो मैंने उस मैच में 121 मुंबई अगेंस्ट वो खास था। और उसके बाद पंजाब में हम लोग चेज़ कर रहे थे 430 रन। 4th इनिंग्स में कहीं भी मोहाली में मैच था तो वो कहीं भी टफ होता है। तो मेरे अंगूठे में जो चोट लगी थी फर्स्ट इनिंग में, तो मैं बैटिंग मैंने करी थी 8 डाउन मैंने बैटिंग करी थी क्योंकि मेरे अंगूठे में एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद जब वो इनिंग थी तो उसमें क्या था कि मुझे फाइट करना था कि जो भी था कि मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट से बेस्ट जितना कर पाऊँ। तो वहाँ पे जो मेरी 93 की थी वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स जो मैं अभी तक रेट करूँगा, चाहे उसमें 100 नहीं हुआ, पर वो था कि अगर वहाँ पे वो बहुत मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट इनिंग्स थी। श्रीलंका आप गए एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन भी शायद आपको बनाया गया था, तो दोहरी भूमिकाएं आपने बहुत अच्छे से निभाई और वो सीरीज़ आपने 3-2 से जीती आपकी कैप्टनसी में। तो आई थिंक दिस इज़ अ माइलस्टोन फॉर यू और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा क्योंकि कैप्टन बनना एक आसान चीज़ नहीं है, बहुत जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, बिल्कुल एक चीज़ थी कि जब आप एज अ प्लेयर जाते हैं तो आपके ऊपर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और टीम का थोड़ा सा होता है, पर जब आप एज अ कैप्टन जाते हैं तो आपके ऊपर दोनों चीज़ का प्रेशर रहता है। कि आपको टीम परफॉर्मेंस, सबसे ऊपर टीम परफॉर्मेंस और उसके बाद अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, वो दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। क्योंकि अगर आप कहीं एक जगह भी फेल करते हैं तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो मतलब लैक करती हैं, आप लोग आपको कहते हैं कि आपने नहीं किया। पर वो टूर काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हम लोग 2-1 डाउन हो चुके थे, हम हार रहे थे। टेस्ट सीरीज़ 2-0 जीते थे जिसमें वाइस कैप्टन था, और जिसमें ODI सीरीज़ में वो लोग काफ़ी अच्छा उन्होंने फाइट बैक दिया हमको, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली, पर उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक दिया। जो भी उनके टैक्टिक्स थे कि वो 5 स्पिनर्स खिला रहे थे, तो 2 मैच हम लोग हारे। और उसके बाद ये सिचुएशन थी कि मैं दोनों मैच जीतने हैं, तो वो दोनों मैच मेरी टीम ने जीते। तो वहाँ पे एक कैरेक्टर का टेस्ट होता है जब ऐसी सिचुएशन में टीम फंसती है कि आपको डू और डाई सिचुएशन, या आप कह सकते हैं कि फाइनली था आखिरी मैच। तो वहाँ पे मेरी टीम ने और काफ़ी ज़्यादा
कोई भी प्रेशर में कोई भी मतलब ऐसी गलत चीज़ नहीं की, या फिर बिल्कुल अच्छा वहाँ पे हमने एक परफॉर्मेंस दिया जिससे कि हम लोग वो सीरीज़ जीत के आए। तो वो मेरे लिए काफ़ी बड़ा और हमेशा मेरे लिए काफ़ी बड़ा मोमेंट रहेगा। बिल्कुल। वेल आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक जो बीड़ा उठाया है देश दूर दराज के क्षेत्रों में, पूरे हिंदुस्तान में कि वो लोग क्रिकेट को सीखें। अब वो अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि आप जब श्रीलंका गए बोर्ड में, वहाँ पर आपने ग्रेट सनत जयसूर्या से भी मुलाकात करी होगी, रणतुंगा सर भी मिले होंगे 96 वर्ल्ड कप के बाद, तो ज़्यादा वो दिखे नहीं, लेकिन उन लोगों के साथ फिर आपका अट्रैक्शन कैसा रहा? आपने देखा उनको लाइव बिल्कुल साथ में, उन्होंने भी कुछ आपको लेसन दिया क्रिकेट के लिए? बिल्कुल। हम लोग जो वहाँ के मेरे ख्याल से हाई कमिश्नर थे इंडियन एम्बेसी के, उनकी तरफ से एक डिनर होस्ट किया गया था हमारा लास्ट डे जो था, लास्ट मैच से पहले। तो वहाँ पर अर्जुन रणतुंगा सर और सनत जयसूर्या आए थे। तो काफ़ी मतलब एक आपको ऑरा दिख जाता है कि बड़े प्लेयर्स का एक ऑरा होता है कि काफ़ी आपको लगता है। तो उन्होंने यही सब कहा कि आप लोग एक गेम को एंजॉय करिए और जो भी है कि कभी भी प्रेशर में नहीं आइए, खुल के खेलिए, क्योंकि जितना आप खुल के खेलेंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बाहर आएगी। डेफिनेटली। और सही तरीके से सही जगह पे सही लाइन में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। वेल आर्यन, अब समय हो चला है उनको जोड़ने का जिनकी तरफ से ये मुहिम चल रही है और बहुत सारे यंगस्टर इससे लाभार्थ भी हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर रोहित सिंह। हाय आर्यन। हेलो सर। हाय आर्यन, हाउ आर यू? स्वागत है आपका। आर्यन आप इधर आ जाए, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ। राइट तो सर। आर्यन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। Thank you, आप thank you. भारत का बहुत नाम रोशन कर रहे हो, इंडिया अंडर-19 टीम में हो। तो मैं आपसे बस यही सवाल करना चाहूँगा कि बच्चों को आप जो आपकी उम्र में भी हैं और आपसे छोटे भी हैं, वो मेजरली ये सीखना चाहते हैं कि ये कितना मुश्किल सफ़र होता है यहाँ तक पहुँचने का, या कितना आसान होता है। तो जैसे आप 2 शब्द ये बताइए कि आपको कितने स्ट्रगल आए इस पूरे जर्नी में? नहीं, बिल्कुल एक फ़ेज़ था जिसके बारे में हमने बात भी करी, जो मेरा अंडर 19 से अंडर 16 के बीच का फ़ेज़ था, जब मुझे 1 साल ड्रॉप किया। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ़ेज़ था। उस टाइम पे आपको लगता है कि सब कुछ चला गया, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ द टाइम आपको स्ट्रॉन्ग ही बनाती हैं। अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सारी चीज़ें आज से 3 साल 4 साल बाद मैटर नहीं करेंगी, पर वो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, पर अगर आप आगे देखें या आज से मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि उस फेस ने मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया और हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाया। कि मतलब अगर क्रिकेट में तो यही होता है कि एक दिन आपने 100 रन बनाया, अगले दिन आप 0 पे भी आउट हो सकते हैं। तो उस चीज़ को हैंडल करना, कि फेलियर्स को हैंडल करना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मेरा अंडर 14 का भी फेस था, तो वहाँ से मैं ये चेंज हुआ कि फिर मैं गेम को गेम की तरह लेता था, एंजॉय करता था, प्रैक्टिस को एंजॉय करता था, और सारा ध्यान मेरा प्रैक्टिस पे था कि अगर रिजल्ट मेरी तरफ नहीं भी है तो कब तक नहीं है, आएगा, ज़रूर आएगा। ये वाली चीज़ थी। तो थैंक यू सो मच आर्यन आपका टाइम के लिए। और हम एक बार चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को भी बोलें कि वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स और अच्छे अच्छे कोचेज़ की हम वीडियोज़ और लेके आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग आजकल कम हैं जो लोग पब्लिक के लिए और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आर्यन। थैंक यू सो मच। आपका स्टांस क्या होता है आर्यन जब खड़े होते हो? पीछे, अच्छा साइड में रखते बैठ।